दोस्तों, एक आदमी ने एक किराए पर गाड़ी लिया और अपने काम से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से एक चौराहे पर कुछ पुलिस वाले उसकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं और ड्राइवर से कागज मांगने लगते हैं। अब ड्राइवर अपने कागज दिखा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह के रूल बताकर वे उस ड्राइवर से पैसा ऐंठना चाह रहे थे। इसके बाद जो व्यक्ति गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, यानी कि जिस व्यक्ति ने उस गाड़ी को हायर किया था, वो बीच में बोलने लगता है और पुलिस वालों को समझाने लगता है कि ऐसा नहीं किया करते, ये गलत बात है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले वहाँ पर होते हैं, वो इस बात को सुनकर थोड़े से गर्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति को धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुम्हें थाने ले जाएंगे और फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ था, वो थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है और वो भी गुस्से में कह देता है कि चलो ठीक है, हम थाने भी चलते हैं और देखते हैं कि तुम हमारा क्या करोगे। आखिर कौन था वो व्यक्ति जो किराए की गाड़ी से इस तरीके से जा रहे थे और पुलिस वाले थाने ले जाकर क्या करते हैं उन लोगों के साथ। दोस्तों, इस पूरी कहानी की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की जो ये सच्ची घटना है वो राजस्थान का एक ज़िला है, पड़ता है दौसा। दौसा ज़िला का एक शहर में एक ऑटो ड्राइवर रहा करता है जिसका नाम है महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है और उसका एक लड़का है जिसका नाम है आलोक। आलोक अभी स्कूल में पढ़ रहा है और अपने पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है, क्योंकि वो अपने पिता को जब भी देखा करता है तो मन ही मन सोचा करता है कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा जो मेरा पिता ऑटो चलाना बंद कर दे। इसी तरह से बच्चा पढ़ता लिखता रहता है और पिता ऑटो चलाकर उसको पढ़ाता है। धीरे धीरे उस लड़के आलोक की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे आलोक का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करता है और अपने घर से ही एग्ज़ाम देने का मन बना लेता है। उसके बाद आलोक पूरी तरीके से मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद यूपीएससी के प्री एग्ज़ाम में बैठ जाता है। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके हौसले एकदम से टूट जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर वो फेल हो जाता है और उसने इस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी ये बात पता था कि बेटा बहुत मेहनत कर रहा है और ये तो इस टेस्ट को पार ही कर देगा। आलोक अपने घर के अंदर लगभग 15 घंटे तक पढ़ाई किया करता है और इसके बावजूद भी उस टेस्ट में रह जाता है। इसके बाद आलोक को अपने दोस्तों से पता चलता है कि इसकी अगर कोचिंग लेते हैं तो ये टेस्ट आसानी से पास हो सकता है, पास किया जा सकता है। अब आलोक के दिमाग में ये बात आती है, लेकिन उस बात को अपने माता पिता से कहने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसके पिता ऑटो चलाया करते हैं तो वो ऑटो चलाकर कब तक उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो इसी वजह से वो इस बात को नहीं कह पाता है और घर के अंदर गुमसुम सा रहने लगता है। अब उसके पिता जब बेटे को गुमसुम देखते हैं तो उसके पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तुम इस तरीके से क्यों रहते हो? कोई बात नहीं, अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा से हो जाएगा। तुम दोबारा से मेहनत करो और मुझे पता है कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। इसके बाद आलोक हिम्मत जुटाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, ये हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना होगा। अब इस बात को सुनकर आलोक के पिता कहने लगते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात है तो तू दिल्ली चला जा, दिक्कत कहाँ है? तो वो कहता है कि पिताजी, दिक्कत केवल इतनी सी है कि वहाँ पर पढ़ाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा खर्च आएगा और मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बना रहूँगा। इसी वजह से मैं ये बात आपसे कह नहीं पा रहा था और मैं नहीं चाहता कि अब मैं आपके ऊपर बोझ बनूं और आप मेरी पढ़ाई में पैसा लगाएं। उसके बाद उसका पिता उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा, मुझे लगता है शायद तू बड़ा हो गया है, लेकिन ये बात समझ लेना, माता पिता के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है, हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तू हमारी अमूल्य निधि है। अगर तू पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बन जाएगा या तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो इससे हमें ही फ़ायदा होगा, हमारा ही जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत होने लगेगा। तू तो ऐसा कर, दिल्ली जा और अपनी पढ़ाई लिखाई को चालू कर, पैसे की चिंता मत करना।
सारे पैसे मैं तुझे भेज दूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आलोक वहाँ से दिल्ली चला जाता है यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए और वहीं पर रहकर कोचिंग करने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ वहाँ पर आलोक को कोचिंग करते हुए 2 साल बीत गए थे। इन 2 सालों के दौरान उसने बहुत सारी मेहनत करी थी और मेहनत करने के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लिया है। प्री भी हो गया है, मेन भी हो गया था और इंटरव्यू भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया था। अब वो एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। उसके बाद वो अपने पिता के पास फ़ोन करता है और इस खुशी को अपने पिता को बताता है। जैसे उसका पिता सुनता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने मोहल्ले में चारों तरफ मिठाइयाँ बांटने लगता है। इसके बाद आलोक अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उसने अपने पिता का ऑटो चलाना उसी दिन बंद करा दिया था जिस दिन वो ट्रेनिंग गया था, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान कुछ वेतन मिलता है तो उस वेतन को अपने घर भेज दिया करता था और उसके परिवार वाले आराम से घर के अंदर रहा करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत उनको नहीं है। आलोक अपने काम को करता है और काम के दौरान अक्सर उसका ट्रांसफ़र हो जाया करता है। तो इसी तरीके से एक बार फिर से उसका ट्रांसफ़र हुआ था और एक नए डिस्ट्रिक्ट में उसको ज्वाइनिंग मिल गई थी। वहाँ पर उसे सरकारी आवास मिला था और वहीं पर रहकर उसे काम करना था। लेकिन आलोक बेईमानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया करता था और इसी तरह से यहाँ पर भी करने लगता है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी तो एक दिन सुबह सुबह वो पुलिस वालों की मीटिंग लेता है और मीटिंग के लिए एक जगह निर्धारित की जाती है। डीएम साहब के घर से वो जगह लगभग 3 किलोमीटर दूर थी और सुबह सुबह साधारण से कपड़ों में डीएम साहब वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कह दिया था कि तुम वापस चले जाओ और जब मुझे आना होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके दोबारा बुला लूँगा। इसके बाद डीएम साहब वहाँ की मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेने के बाद वहाँ से पैदल चलने लगते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि ड्राइवर को क्या बुलाऊँ, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3 किलोमीटर ही है और इतना सफ़र तो मैं आसानी से तय कर लूँगा। क्योंकि डीएम साहब जब अपने गांव में रहा करते थे तो वो ढेर सारी दूरी ऐसे ही तय किया करते थे और ये दूरी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। तो इसी वजह से डीएम साहब सोच रहे हैं कि वो पैदल पैदल ही अपने आवास पर पहुंच जाएंगे और ड्राइवर को अपने पास नहीं बुलाएंगे। उनके दिमाग में कॉलेज के वो दिन याद आ रहे थे जब उनके पिता उसे पढ़ाया करते थे और वो पैदल पैदल ही कॉलेज जाया करते थे और कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं आती थी। इसी फीलिंग को लेने के लिए डीएम साहब पैदल पैदल वहाँ से अपने आवास के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं डीएम साहब तो उनके शरीर में थकान होने लगता है और वो सोचते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं है। तो इसी वजह से वो वहीं रोड के किनारे खड़े होकर अपना फ़ोन निकालते हैं और अपने ड्राइवर को फ़ोन ही करने वाले थे। इतनी देर में वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर खिड़की खोलकर कहने लगता है कि साहब आपको कहाँ जाना है। अब इस बात को सुनकर जो डीएम साहब हैं थोड़े से असमंजस में हैं। वो सोच रहे हैं कि ये टैक्सी नंबर तो है नहीं गाड़ी की और ये अपने आप आकर मुझसे लिफ्ट लेने की बात कर रहा है, पूछ रहा है। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई थोड़ी आगे जाना है, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? तो कहता है हाँ साहब बैठिए, मैं आपको बेशक छोड़ दूंगा। डीएम साहब उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैठते ही जो ड्राइवर होता है वो कहता है कि साहब वहाँ तक जाने के लिए आपको 50 रुपये लगेंगे और 50 रुपये आपको देने होंगे। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि हाँ वो बात तो ठीक है, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे एक बात पूछनी थी। तो ड्राइवर कहता है कि हाँ साहब पूछिए क्या बात है। तो डीएम साहब कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी ये पर्सनल नंबर गाड़ी है और तुम इससे सवारियों का काम करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहता है कि नहीं साहब ये मेरी गाड़ी नहीं है, मैं एक मालिक की गाड़ी चलाया करता हूँ और जब मैं वहाँ से वापस लौटा करता हूँ तो कुछ सवारियाँ बैठा लिया करता हूँ, इससे कम हमारे चाय पानी का खर्चा निकल आता है। तो इस बात को सुनकर जो डीएम साहब है थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, कम से कम तुम मेहनत तो करते हो अपनी चाय पानी के लिए, खर्चा निकालने के लिए, दूसरों की तरह तो नहीं हो कि तेल बेच लिया, टायर को चेंज करा दिया। ये सुनकर ड्राइवर हंसने लगता है और कहता है कि साहब ये चीज़ हमने नहीं सीखी है, हमें तो केवल इतना पता है कि जो हमारी मेहनत का है
वो हमारे पास कहीं से भी आ जाएगा, और जो बेईमानी का हमारे पास किसी का आ गया है तो वो किसी न किसी काम में हमारा ऐसा लग जाएगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद डीएम साहब उसकी इस बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक पुलिस नाका आ जाता है, और पुलिस नाके को देखकर उस ड्राइवर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ड्राइवर के चेहरे पर शंका का भाव देखकर डीएम साहब कहते हैं, क्या हुआ? वो कहता है कि साहब वो पुलिस वाले हैं, अब ये मुझे रोकेंगे और रोकने के बाद मुझसे पैसा मांगेंगे। मेरे पास कागज़ भी पूरे हैं, लेकिन फिर भी ये तरह तरह के रूल बता देते हैं, और उन सभी नियमों का पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसके बाद ये कुछ पैसा मांगेंगे, वरना मेरा चालान करने की धमकी देंगे। तो ड्राइवर ये कहता हुआ गाड़ी को पुलिस वालों के पास रोक देता है कि होना क्या है, ये कुछ ना कुछ पैसे लेकर ही मानेंगे। इसके बाद गाड़ी रुकती है वहाँ पर, तो एक कांस्टेबल आता है और आने के बाद ड्राइवर से कागज़ पूछने लगता है। ड्राइवर उसको पूरे कागज़ दिखा देता है, और कागज़ दिखाने के बाद भी वो जो कांस्टेबल होता है उसी तरह से कुछ रूल बताता है जैसा कि ड्राइवर ने अभी डीएम साहब से कहा था, और कहता है कि तुम्हारा 2000 रुपये का चालान होगा और तुम्हें चालान भुगतना पड़ेगा। अब ड्राइवर कांस्टेबल साहब से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहब जाने दो, मेरी गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी है, मालिक गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चलेगा तो। लेकिन तभी कांस्टेबल कहता है कि मालिक से बात कराओ, अगर मालिक की गाड़ी है या फिर तुम्हारे पास पैसे हो तो कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद ड्राइवर कहता है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप भले ही मालिक से बात कर लो। इसके बाद ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन तभी जो डीएम साहब होते हैं वो ड्राइवर को फ़ोन निकालने से मना करते हैं और हवलदार से खुद बातें करने लगते हैं। वो गाड़ी से उतरते हैं और हवलदार के पास पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि देखो, पहले तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम किसी गाड़ी को रोकते हो तो उसके पास ट्रैफिक पुलिस जरूर होनी चाहिए, और तुम कांस्टेबल होकर तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? अब ये बात जैसे ही वो हवलदार सुनता है तो उसे एकदम से डीएम साहब पर गुस्सा आने लगता है। वो बड़े ही रुआब में कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ कानून ज़्यादा ही आता है और तुम्हें अच्छी तरीके से कानून सिखाना पड़ेगा। इसके बाद डीएम साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कानून तो मुझे इतना आता है कि अगर मैंने तुम्हें कानून सिखाया तो तुम लोगों को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इस बात को सुनकर हवलदार और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें थाने ले चलने की धमकी देने लगता है। तो डीएम साहब कहते हैं कि चलो थाने चलो, थाने में तुम भला हमारा क्या ही कर लोगे जब हमने कुछ किया ही नहीं है। वो इसके बाद उस हवलदार की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद डीएम साहब और उस ड्राइवर को वहाँ से वो थाने ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ड्राइवर हवलदार से रिक्वेस्ट करने लगता है, तभी डीएम साहब उसको रोकते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आपका जितना भी फाइन बनेगा उस फाइन को मैं दे दूंगा और आपको इसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हवलदार साहब उन्हें थाने ले आते हैं और थाने के बाहर पड़ी हुई बेंच पर बैठा दिया गया था और कहा था कि थोड़ी देर में बड़े साहब आने वाले हैं और वो तुम्हें अच्छी तरीके से कानून सिखाएंगे कि किस तरह का कानून होता है और किस तरीके से कानून का पालन किया जाता है। ऐसा कहकर हवलदार साहब थाने के अंदर चले गए थे और बाहर बेंच पर डीएम साहब और ड्राइवर बैठा हुआ था। अब ड्राइवर कहने लगता है कि साहब आप क्यों पछड़े में पड़ रहे हो, मैं उनको थोड़े बहुत पैसे दे देता हूँ और उसके बाद वो हमें जाने देंगे। लेकिन तभी डीएम साहब अपनी असलियत उस ड्राइवर को बता देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा मैं भी देखूँ यहाँ पर पुलिस वाले किस तरीके से आम लोगों के साथ व्यवहार किया करते हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है। अब इस बात को सुनकर जो ड्राइवर है वो बड़ा ही हैरान हो जाता है कि एक डीएम साहब इस तरीके से कैसे घूमते हुए मिल गए। थोड़ी देर बाद अंदर से दरोगा साहब आते हैं और दरोगा साहब आने के बाद डीएम साहब पर डांट फटकार लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बड़ा कानून आता है, तुम्हें जेल के अंदर बंद करवा दूंगा, तब तुम्हें कानून के बारे में पता चलेगा। इसके बाद डीएम साहब अभी मुस्कुरा रहे थे और खड़े होकर उस दरोगा से कहने लगते हैं कि देखिए सर, अगर मैंने अपना कानून आपको दिखा दिया तो शायद आप सभी लोग मुझसे माफ़ी मांगने लगोगे और मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगोगे। इसके बाद दरोगा कहने लगता है कि कौन है तू, कहीं का कोई कलेक्टर है क्या जो हम तेरे सामने डर जाएंगे और गिड़गिड़ाने लगेंगे। तो डीएम साहब कहते हैं कि कलेक्टर के सामने ही गिड़गिड़ाए होगे क्या, मैं आम नागरिक हूं और आम नागरिक के ढेर सारे अधिकार होते हैं। जो कुछ भी तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है और ये सब कुछ कानून के खिलाफ है।
अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इस बात को सुनकर जो दरोगा होता है उसे और गुस्सा आ जाता है और वो डीएम साहब से बदतमीजी से बात करने लगता है। लेकिन तभी डीएम साहब कहते हैं कि 1 मिनट रुको ज़रा, और 1 मिनट में तुम्हारी सारी दादागिरी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद डीएम साहब फ़ोन निकालते हैं और एसपी साहब को फ़ोन मिला देते हैं। फ़ोन मिलाने के बाद कहते हैं कि आपके इस थाने में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आपके दरोगा साहब हैं जिनका नाम मनोज सिंह है, उसने मुझे रोक रखा है। इस बात को सुनकर एसपी साहब फ़ौरन अपने आवाज़ से सीधा उस थाने पर पहुँच जाते हैं और जैसे एसपी साहब को वहाँ आता हुआ देखते हैं तो सभी पुलिस वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब आने के बाद उन पुलिस वालों को बताते हैं कि जिन्हें तुमने रोक रखा है ये और कोई नहीं, यहाँ के डीएम हैं और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद उस थाने के जितने भी पुलिस वाले थे वो सभी उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमें माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ के कलेक्टर हैं। लेकिन डीएम साहब उन पर ज़रा भी रहम नहीं करते हैं, रहम नहीं दिखाते हैं। वो साफ साफ उनसे बोल देते हैं कि बुराई को तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और तुम लोगों को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद डीएम साहब उन पर उचित कार्रवाई करते हैं और वहाँ से उस पर्सनल नंबर वाली गाड़ी को भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई भी चालान नहीं होगा और फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कैसी भी दिक्कत हो तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हो और तुम्हें कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर जो होता है इन सभी बातों को देखकर बड़ा ही हैरान होता है और वो डीएम साहब का नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है। डीएम साहब अपनी गाड़ी को बुलवाते हैं और गाड़ी में बैठकर वो भी अपने सरकारी आवास पर पहुँच जाते हैं। घर जाने के बाद शाम को उनके पिता का फ़ोन आता है और वो अपने पिता को आज का सारा पूरा वाक्य बताते हैं। तो उनका पिता कहता है कि बेटा इसी तरीके से मेहनत और ईमानदारी से काम करो ताकि हमें तुम पर गर्व हो और कहीं भी हम ये बात कह सके कि हमारा बेटा किसी भी तरह के गलत कामों में संलिप्त नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी एक ऑटो चलाने वाले के लड़के की जो कि डीएम बना और डीएम बनने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहते हो आलोक के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में, आपकी जो भी राय है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।